गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 7 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक पुरानी चीफ हुआ करती थी, उन्होंने वहाँ पे फ्रॉड किया था। ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बार बार न्यूज़ में है, क्योंकि कल उनको एक्चुअली अरेस्ट कर लिया गया है। ये थोड़ा सा फ्रॉड क्या है ये आपको बता सकता हूं मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा वेटलैंड्स इन पंजाब। देखिए ये पूरा पंजाब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे विंटर बर्ड्स आते हैं सेंट्रल एशिया से। तो हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी, जीएस पेपर 3 से कवर कर सकते हैं। फिर दोस्तों आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन है उसमें रहेगा डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। यहाँ पे पूरी दुनिया में इस समय डेमोक्रेसी के लेके काम क्या माहौल चल रहा है, कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती हैं, डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, और इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है अबाउट द ट्रेंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगला छोटा सा टॉपिक है वो क्वाड और इंडिया के बारे में है। कोई नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किस तरह से क्वाड के अंदर कंट्रीज़ की इक्वेशन आपस में चेंज हो रही है, इंडिया का रोल यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है उसके बारे में है। इसको थोड़ा सा देखेंगे। इफेक्ट ऑफ रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ऑन द मैरीटाइम ट्रेड, ये भी आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बात नहीं किया। ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जब आपको बताया था वीट वगैरह के बारे में ना, और कुछ रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह के बारे में बताया था। लेकिन ये थोड़ा सा नया एंगल लगा मुझे आज, तो आई थॉट के चलो इसको इंक्लूड कर देते हैं। ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करेंगे। रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड द सोशल मीडिया, ये बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है। इसकी जब मैंने हेडिंग पढ़ी थी लगा बहुत दमदार होगा, लेकिन अंदर जब कंटेंट देखा तो थोड़े बहुत ही पॉइंट मुझे खास लगे इसमें। ओवरऑल तो नॉर्मल सही है, ये कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ खास था नहीं। और कुछ एमसीक्यूज डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आज करेंगे फ्रॉम योर स्टॉक मार्केट। तो यहाँ से कुछ 4 एमसीक्यूज मैंने ऐड किए हैं, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। एंड देर आर मैनी स्मॉल एडिशनल टॉपिक्स एज वेल, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आज कुछ खास दिन था नहीं, अगर आपको पता है कि आज खास दिन क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये तो पुराने वाला है ना, 5 मार्च वाला। चलिए पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सीबीआई। एक बार थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं आज फ्रंट पेज में क्या क्या न्यूज़ है द हिंदू के। 15,920 इवैक्यूएटेड सो फार बट इट्स अ लॉन्ग वेट फॉर 700 सुमीज। मतलब सुमी जो है एक सिटी है वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, जहाँ पे इस समय 700 750 स्टूडेंट हमारे फंसे हुए हैं। इनको निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंटेंस फाइट चल रही है। उसके अलावा 15-16 हज़ार के लगभग स्टूडेंट हम लोग वहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक्चुअली यूक्रेन से तो हमने नहीं निकाला, लेकिन जैसे कैसे करके वो लोग बसेस में, ट्रेन में, थोड़ा बहुत कुछ अरेंजमेंट किया गया उनके लिए, तो वो लोग पोलैंड में चले गए, हंगरी चले गए, वहाँ से हम लोग उनको फ़्लाइट करवा के स्पेशल यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इवैक्यूएशन प्रोग्राम पूरा चल रहा है, लेकिन ये 700 स्टूडेंट हैं भैया, इनको लेके सभी को चिंता बनी हुई है। क्योंकि खाना पानी इनके पास कुछ है नहीं, तो वो थोड़ा इशू यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये एनएससी की जो एमडी थी चित्रा रामाकृष्णा, इनको कर लिया गया है अरेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा तो और कोई खास न्यूज़ यहाँ पे है नहीं। 5 जवान किल्ड इन द शूटिंग इन एट बीएसएफ कैंप, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक जवान ने अमृतसर में अपने ही 5 साथियों के ऊपर अंधाधुंध गोली चला दी और उनकी डेथ हो गई। देखिए कुछ भी हो सकता है इसका रीज़न, यू नेवर नो, लेकिन मेंटल डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। वो उनको रहती है। और कितने सारे हमने पहले भी इस टॉपिक को किया है ना, कि आर्म्ड फोर्सेस में सुसाइड की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और इसको लेके भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो वो भी चीज़ें हैं। खैर इस पर थोड़ी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या पूरा मामला था। दोस्तों बढ़ते हैं आज के जो पहले न्यूज़ के ऊपर, वो है सीबीआई अरेस्ट फॉर्मर एनएसई एमडी चित्रा रामाकृष्णा। देखिए सीबीआई जो है एक, इसके बारे में तो हम लोग पहले दुनिया भर की बातें कर चुके हैं, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। एनएससी के बारे में देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली ये जो है एमडी थी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर थी, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो मतलब चीफ ही समझ लीजिए आप, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए तो। 2018 की ये बात है। 2018 से लेकर 2020 तक हुआ क्या कि एक तो वहाँ पे जो इन्होंने इनके अंडर में अपॉइंटमेंट हुई हैं, उनके अंदर काफ़ी धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है। दूसरी बात, एनएससी
अब ये देखो स्टॉक एक्सचेंज है ना यार, स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करते हो। तो इन्होंने शेयर्स की और कंपनीज की इन्फॉर्मेशन लीक किया था अपने कुछ दोस्तों को। दूसरी बात, ये जो डिसीजन लेती थी वो खुद के डिसीजन नहीं होते थे, इनके डिसीजन जो है किसी और से जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते थे। कहा जाता है कोई कोई हिमालयन योगी था, कोई हिमालय में रहते थे, कोई योगी थे, बाबा थे, साधु थे। ये हर काम उनसे पूछ के करती थी, जो वो कहते थे वही करती थी, और वो इनके पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में थी। कोई कहता है कि वो हिमालय में रहने वाले योगी नहीं थे, वो इन्हीं के ऑफिस के कोई पर्सन था जो इनसे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अब ये पूरी इंक्वायरी अभी सामने आई नहीं है, पूरी इंक्वायरी सामने आएगी तब पता चलेगा। तो इनको पहले निकाल दिया गया था, तो अभी इनको कर लिया गया है अरेस्ट। तो देख लो भैया, इतने मॉडर्न समय में कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। पता नहीं चलता आपकी नाक के नीचे जिसको आप बहुत बढ़िया और एकदम ट्रस्टवर्दी पर्सन समझते हो, वही आपकी जो है नीचे जड़ें काट रहा होगा। कुछ नहीं कह सकते, दुनिया बड़ा ये कलयुग आ गया है, सच्ची में बता रहा हूँ मैं। खैर, तो इसलिए थोड़ा सा एनएससी के बारे में लेट्स रीड सम पॉइंट्स अबाउट एनएससी। एनएससी के बारे में पहले वैसे हम बात कर चुके हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो ऐसे तो बीएससी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। एनएससी जो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड विद एनएससी, दिस इज द लार्जेस्ट वन। एनएससी का एक्चुअली 1992 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था तो पूरी तरह से कंप्यूटराइज था। ध्यान देना, पूरी तरह से कंप्यूटराइज था, ये आपको ध्यान देना है। और जो इंडिया में स्टॉक मार्केट्स होती हैं, यानी कि जो कैपिटल मार्केट होती हैं, इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है सेबी। और जो बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है जी हमारा आरबीआई। ठीक है। एक कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मुझे ये बताओ कि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, कोऑपरेटिव्स, इनको रेगुलेट कौन करता है? क्या इनको पूरी तरह से आरबीआई रेगुलेट करता है, या फिर इनको गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है? एक तो आपको ये बताना है, एक आपको ये बताना है कि नाबार्ड को रेगुलेट कौन करता है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओगे, क्योंकि मुझे पता हुआ है। एक तो मैंने पहले आपको बता रखी हैं सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ आपके जो खुद के नोट्स हैं इकोनॉमी वाले, वहाँ से आप पढ़ते ही हो। तो ये दो चीज़ें आपको बतानी है। एनएससी के बारे में आपको मैंने वो ये चीज़ें बता ही दी है। एनएससी का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो होता है उसको बोलते हैं सेंसेक्स, है ना। तो ये दो इनके इंडेक्स होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा सेंसेक्स ऊपर चला गया, नीचे चला गया, निफ्टी 50 जो ऊपर चला गया, नीचे चला गया। होता क्या है ना, इसमें जो हमारा सेंसेक्स होता है, इसमें हम लोग टॉप 30 कंपनीज रहती हैं, उनके स्टॉक्स को देखते हैं, ऊपर नीचे जाती हैं। इसके अंदर जो है 50 टॉप कंपनीज रहती हैं, उसके स्टॉक को हम लोग देखा जाता है। और अगर आप कैश इक्विटीज़ के बारे में बात करो तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये एक्सचेंज है आपका एनएससी, रेगुलेटेड बाय सेबी। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी पढ़ सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में हुआ था, और शुरू में ये प्राइवेट ही हुआ करता था। उनका नाम क्या था, मूलचंद और समथिंग वाज, दैट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं है, मूलचंद पता नहीं, कुछ धनंजय चंद कुछ ऐसा नाम था। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये डिटेल्स। हाँ, तो सेंसेक्स 30 हो गया, निफ्टी 50 हो गया। टोटल लिस्टेड कंपनीज अराउंड 1800 एंड टोटल लिस्टेड कंपनीज अराउंड 7400। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे आपको। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज? इसको स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, कमेंट सेक्शन में फटाफट भागो, वहाँ पे आंसर दो। और कल मैं डिस्कस करूँगा कि कितने स्टूडेंट ने कितने आंसर दिए हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं आप में से जो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया हुआ है, जब हम लोग डिस्कशन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे भी आते हैं। कई स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं और वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सभी को ये आंसर यहाँ पे देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज? ये आप देख सकते हो। निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, इसको आपने देखना है। द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द सेबी, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो कैसे रेगुलेट करता है। तो थोड़ा बहुत आपको सेबी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी एमसीक्यू जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। सिर्फ एमसीक्यू अटैम्प्ट नहीं करना है, वीडियो भी लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के साथ 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 में आपने अपनी फीडबैक भी देनी है। अगर आपको पसंद है एनालिसिस तो थैंक यू बोल दीजिए, पसंद नहीं है तो बता दीजिए कि कैसे इंप्रूव करें। लेकिन आप बिना कमेंट करे और लाइक करे नहीं जाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड टॉपिक पे देखिए, कहता है विंग्ड विजिटर्स फ्रॉम अब्रॉड फ्लोक टू द वेटलैंड्स इन पंजाब। फ्लोक मतलब वहाँ पे उड़ के आए हैं, नंबर ऑफ
बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कहीं से भी आ सकते हैं, साइबेरिया से भी आते हैं, सेंट्रल एशिया से भी आते हैं, ये आपका जो यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सब यहाँ से भी आते हैं ये लोग। तो पंजाब में एक्चुअली कई सारी वेटलैंड पाई जाती हैं, और पंजाब में 6 वेटलैंड ऐसी हैं जिसको जो है रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। नांगल, रोपड़, हरीके, कांजली, किशोरपुर और आपका किशोरपुर, मियामी और रंजीत सागर। आप इसको जो है बियास भी बोल सकते हो, बियास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 6 रामसर वेबसाइट हैं। एक तो आपको वेटलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से बर्ड आते हैं? लैपविंग्स आती हैं, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, कॉमन क्रेन्स आते हैं, और भी दुनिया भर के बर्ड्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको कोई खास बताने की जरूरत है नहीं, ईरान के अंदर सिटी है, 1971 में किया गया था। वेटलैंड की डेफिनेशन क्या होती है, ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। तो ये जो वेटलैंड की डेफिनेशन है आप इसको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली ऐसी कोई भी लैंड होती है जहाँ पे पानी रहता है। अब वो हो सकता है पानी वहाँ पे टेम्परेरी रहे, सीजनल में रहे, हो सकता है वहाँ पे परमानेंट रहे, लेकिन उसकी डेप्थ जो है ना वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार पूछ लेता है, वो एग्जाम में आपको 6 मीटर बोलेगा, ठीक है, 3 मीटर बोलेगा, 4 मीटर बोलेगा, तो थोड़ा सा वो चेंज कर सकता है एग्जाम में, और हमारा दिमाग घूम जाएगा भैया। तो मार्श, फैन, पीटलैंड वाटर है ना, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना आपने। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे पानी जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है, मतलब खड़ा भी रह सकता है, और फ्लोइंग भी हो सकता है, फ्रेश भी हो सकता है, सोल्ट भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, ठीक है, मरीन वाटर भी हो सकता है, और लैंड के अंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, इट मीन्स दैट इज़ अ वेटलैंड। और 2 फरवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वेटलैंड डे। चिलिका लेक और केवलादेव जो लेक है राजस्थान के अंदर, दे वर द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड जिसको रामसर साइट डिक्लेयर के अंदर उसको डाला गया था। फिलहाल इंडिया में 49 है, पहले 42 हुआ करती थी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने, पहले तक जी 32 हुआ करती थी, फिर हम लोगों ने उसके अंदर 10 ऐड की, और फिर बाद में 7 और ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो थोड़ा बाकी तो डिटेल आपको पता ही है ना। जो रेणुका वेटलैंड है ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट है, और जो सुंदरबन है तो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है। बाकी तो मैं डिटेल आपके लिए दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने नोट्स को खोल के पढ़ते तो हो नहीं, कम से कम न्यूज़पेपर के बहाने ही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में क्या कहता है थोड़ा देखते हैं। डेमोक्रेसीज ऑन अ स्लाइड। स्लाइड मतलब समझते हो ना, जब पार्क में जाते हैं तो बच्चे ऐसे स्लाइड करते हैं, यहाँ पे ये ऊपर से यूं करके जो है नीचे आते हैं, और नीचे यहाँ पे हम फिर उनको भाग जाते हैं ऊपर। तो इसे बोलते हैं स्लाइड। स्लाइड मतलब नीचे की तरफ आ रही है दुनिया भर में डेमोक्रेसी। ये 2021 में जो टॉपिक था तब भी हम लोगों ने किया था, अभी 2022 की रिपोर्ट आई है तब भी हम लोग कर लेंगे। तो बात पूरा ये है कि भैया डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 इसको किया गया है डिक्लेयर, और इसका जो टैगलाइन है वो है ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ये ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है ना, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो सारे डिसीजन लेता है, इसके लिए हुए डिसीजन को जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये जो चाहे वही सही है, ये हर मामले में एक्सपर्ट होता है, और ये किसी और की सुनता नहीं है। डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको लेके इसकी रिस्पेक्ट खास है नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए करता है। वो ऐसे लोगों को कहा जाता है ऑटोक्रेट, जब पावर जो है वो एक पर्सन के हाथ में होती है, या फिर उसके बहुत खास नज़दीकी लोगों के हाथ में होती है। दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेट, जो ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है, अपोजिशन की तो कतई नहीं सुनता। तो वो चीज़ें हैं। इंडिया को कहा गया है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, और आउट ऑफ 179 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 93। अब ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे आप सभी के व्यू पॉइंट सुनते हो, है ना, 4 पीपल, 2 पीपल, बाय पीपल, वो सब आपको पता होगा। तो जिसमें आपके सब माइनॉरिटी, मेजोरिटी, सबके आपको हर जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे सभी के व्यू को आपको सुना जाता है, उनके व्यूज़ की रिस्पेक्ट की जाती है, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं, इलेक्शन जो है फेयर भी होते हैं, इलेक्शन फ्री भी होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इलेक्शन के बाद जो लीडर हम चुनते हैं, जो लीडर हम लोग चुन रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, वो ऐसे काम करते हैं जैसे वो डिक्टेटर हों। वो किसी की सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक तरीके से, राइट। डेमोक्रेसी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको लेकर उनकी कोई खास रिस्पेक्ट है नहीं, इसका मतलब है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। मतलब हम इलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चाल चलन है ना वो बिल्कुल ऑटोक्रेट के जैसा है।
द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी एंजॉयड बाय द एवरेज ग्लोबल सिटीजन इन 2021 इज डाउन टू 1981। तो 1989 में जो डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड था दुनिया में वो भैया 2020 में भी है। तो 40 साल के बाद भी डेमोक्रेसी की वही हालत है जो 40 साल से पहले थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो इंडेक्स है उसको बनाया कैसे जाता है? एक्चुअली पूरी कंट्री से जो है ना 3700 के लगभग एक्सपर्ट्स, इसमें आपके जैसे मेरे जैसे आम जनता को नहीं पूछा जाता है कि भैया बताओ आपके कंट्री में डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। नहीं नहीं, एक्सपर्ट लोगों से पूछा जाता है। और ये एक्सपर्ट लोग जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, कोई कॉलेज में हो गए, कोई पीएचडी स्कॉलर हो गए, है ना, उनको पूछ, कोई डिप्लोमेट्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो गए, उनको पूछा जाता है, काइंड ऑफ एक्सपर्ट। फिर देखा जाता है कि वो जो एक्सपर्ट आदमी है वो कितना न्यूट्रल है, वो कितना, मतलब वो भी देखा जाता है। फिर उसके बाद वो एक एवरेज निकाली जाती है उनके व्यू पॉइंट के बेसिस पे। कुछ जो मीडिया हाउसेज हो गए हैं ना, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो 3700 एक्सपर्ट जो है किए जाते हैं, जो अपनी जजमेंट सुनाते हैं और उसके बेसिस पे तैयार किया जाता है इस पूरे इंडेक्स को। कौन कौन से पैरामीटर हैं और इंडिकेटर हैं जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? पहला तो देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी की बिल्कुल बैकबोन है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो समझ लो डेमोक्रेसी ख़त्म है, चाहे वो नाम की भी क्यों ना हो। लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन ही आपकी डेमोक्रेसी की बैकबोन है, ये बात आप मान लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन और आपका जुडिशरी, ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है भैया, ये आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी को इंटैक्ट करके रखते हैं। अगर ये दोनों कमज़ोर हो गए ना तो समझ लो डेमोक्रेसी ख़त्म है। अभी तक इंडिया में इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। कुछ लूप होल्स तो खैर रहते ही हैं, वो तो हमेशा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कुछ ना कुछ तो रहेगा, बट मोर और लेस इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इंडिविजुअल एंड द माइनॉरिटी राइट्स, इसको भी देखो एक ऐसा पैरामीटर लिया जाता है। यहाँ पे इंडिया ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। माइनॉरिटी राइट्स में के बारे में तो कुछ आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कम्युनल राइट्स होते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप बात कर सकते हो, है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लिंचिंग होती है। तो इसमें तो काफ़ी बड़ा परफॉर्म करना ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेजिस्लेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑन द एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव आप समझ ही गए होंगे, जो कि पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पुलिस होती है, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। इनके ऊपर लेजिस्लेचर्स का जो है वो कंट्रोल नहीं है। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज एकदम क्लियर मेजोरिटी में होती हैं तो फिर इनको डर तो रहता नहीं कि भैया तुम्हारे, क्योंकि अपोजिशन तो है ही नहीं, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। रिडीम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में बात की जाती है। हेल्थ ऑफ द सिटीजन ग्रुप, पॉलिटिकल डिसीजंस, ये सारे के सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अबाउट द रैंकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ये सब किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इन्होंने डेमोक्रेसी को, जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स होता है। सबसे पहला होता है लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब ये इतनी लिबरल होती है, यहाँ पे आप कुछ भी करिए, कुछ भी बोलिए, आपको कोई रोका टोकी नहीं कर सकता। फिर आती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग चुन के भेजते हैं अपने लीडर्स को और फिर वो डेमोक्रेसी वहाँ पे इंटैक्ट रहती है। फिर होती है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जिस कैटेगरी में इंडिया आता है। फिर आता है आपका क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, तो ये तो पूरा डिक्टेटरशिप ही हो गया, है ना, पूरा डिक्टेटरशिप हो गया। जैसे रशिया हो गया, ये तो पूरा डिक्टेटर, म्यांमार हो गया एकदम से। तो ये चीज़ें आ गई। इवन इसके अंदर आप चाइना का नाम भी दे सकते हो, क्लोज ऑटोक्रेसी है। लेकिन इसकी मेन फाइंडिंग क्या है कि भैया पूरी दुनिया भर में क्या माहौल बन रहा है वो थोड़ा देख लेते हैं। स्वीडन ने खैर यहाँ पे टॉप किया है, स्वीडन ने। उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका, न्यूजीलैंड, ये कंट्री भी टॉप 5 में है। 2021 में एक्चुअली 6 कूप्स हुए हैं। कूप आप समझते ही हो कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको भगा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है बाय मिलिट्री, इसे कहते हैं कूप। हमारे पड़ोसी में ही हो रहा है ना, म्यांमार के अंदर, सबको पता ही है। तो जैसे चाड, गिनिया और माली और म्यांमार, 4 कंट्री में कूप हुआ है, तो डेफिनेटली ओवरऑल डेमोक्रेसी का लेवल तो कम होगा ही होगा। नंबर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 2012 में 42 थी, जो कि घट के अभी 34 रह गई है। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी धीरे धीरे कम हो रही है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। क्योंकि जो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी हैं, जो डिक्टेटरशिप है, वो इंक्रीज हो रही हैं। 2020 से 2021 में ही 25 से 30 हो गया। तो आप देख लो, चाड, गिनिया, माली, म्यांमार, ये तो जुड़ ही गई है इसके अंदर।
वाइल द वर्ल्ड टुडे हैज़ 89 डेमोक्रेसीज एंड 90 ऑटोक्रेसीज, दुनिया में इस समय डेमोक्रेसी कम है, ऑटोक्रेसी ज़्यादा है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि डेमोक्रेसी का कितना लेवल कम हो गया है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी रिमेन्स द मोस्ट कॉमन रिजीम टाइप, दुनिया भर में 40% से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जैसे इंडिया में है। मतलब नाम के दिखाने के लिए इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते, फेयर नहीं होते, और उनको इलेक्ट करने के बाद जो लीडर आते हैं वहाँ पे बैठते हैं चेयर के ऊपर, वो भी एकदम डिक्टेटर की तरह काम करते हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं। ये इनका बेसिकली कहने का मतलब है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। क्योंकि आप सीधा सीधा ये तो दिखा नहीं सकते ना कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो किंग हूँ, मैं तो डिक्टेटर हूँ, मैं जिसको मर्जी चाहे मार दूँ। फिर तो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, कोई आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। वो इलेक्शन में क्या क्या होता है वो सबको पता है वहाँ पे। इंडिया के बारे में इस रिपोर्टर ने क्या कहा, इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड ऑफ एन एंटी प्लूरल पॉलिटिकल पार्टी ड्राइविंग अ कंट्रीज ऑटोक्रेटाइजेशन। इसका कहना है कि इंडिया में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई टू पार्टी वन पार्टी सिस्टम तो है नहीं। तो इनका कहना है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड। पूरी दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है ना कि जो मल्टीपल पार्टी है उनको ख़त्म कर दो, एक दो प्लेयर को मार्केट में रखो, अपने ओपोजिशन को मार दो, अपने ओपोजिशन की आवाज़ को दबा दो, वही ट्रेंड इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। तो इंडिया कोई अलग नहीं है, जो पूरी दुनिया में चल रहा है वही इंडिया में चल रहा है। इंडिया जो है वो बॉटम 50% कंट्रीज़ में है। इंडिया का रैंक जो है वो आपको मैंने पहले बता ही दिया। लेकिन श्रीलंका से भी हम लोग पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, नेपाल हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, भूटान भी, और पाकिस्तान से तो खैर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देख लो इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक आता है 93, पाकिस्तान का रैंक आता है 117। तो भैया पाकिस्तान से क्या ही कंपेयर कर रहे हो, ये भी बड़ी बात है। वाई थिंग्स चेंजिंग, क्यों हो रहा है ऐसा माहौल, ऐसा दुनिया में बन क्यों रहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे टॉक्सिक पोलराइजेशन हो रहा है। जैसे आप ये कह सकते हो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे राइट विंग्स है ना, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नेशनलिज्म, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स राइट विंग, वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ग्रुपिंग्स बन रही हैं। जैसे अमेरिका में सीधा सीधा माहौल नज़र आया था ट्रंप के समय में, है ना, इंडिया में भी इसी तरह का कुछ ना कुछ माहौल नज़र आता है कहीं कहीं पे। पूरी दुनिया भर में जो है फ्रांस में इसी तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्सी, अल्ट्रा राइट विंग। तो ये पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनटॉलरेंस बढ़ रही है। तो एक पॉलिटिकल व्यू दूसरे पॉलिटिकल व्यू को पूरी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, काउंटर आर्गुमेंट की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लो मैं एक लिबरल आदमी हूँ, और मान लो कोई आदमी जो है वो राइट विंग वाला है ना, वो राइट विंग की तरह सोचता है, तो भैया सोचने दो ना, दिक्कत क्या है। अगर मैं लिबरल सोच रहा हूँ तो मुझे सोचने दो, आप राइट विंग सोच रहे हैं, आप राइट विंग सोचिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है। बल्कि दोनों को अपने व्यू पॉइंट एक्सचेंज करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे व्यू पॉइंट एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ पे गाली गलौज होता है, और हम दूसरे व्यू पॉइंट को सुनना ही नहीं चाहते, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं। ये माहौल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका जो मन करे आप सोचिए, मेरा जो मन करे मैं सोचूं, है ना। आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ। क्या हम लोग दोनों लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और इतने हजारों साल से कर भी रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो माहौल जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यूज़ ऑफ होट्स हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन, तो सोशल मीडिया का ज़माना है भैया, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, ये तो बहुत इंक्रीज हो ही रहा है। रिप्रेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड सेंसरशिप ऑफ मीडिया, अभी इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, किस तरह से दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया भर में जो है मीडिया को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया हाउसेस, कुछ खास चैनल होते हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए में वहाँ पे फॉक्स न्यूज़ है, वहाँ पे सीएनएन है, तो उनका सबका अपना एक एजेंडा रहता है। इंडिया में भी कई सारे चैनल ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये माहौल जो है वो ख़राब है। एनजीओज वगैरह है पूरी दुनिया भर में, उनको दबाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डिक्लाइंड, है ना, वही पूरी चीज़ें हो गई। वीकनिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड, तो ये भी बार बार रिपीट करके उसी बात को बोल रहा है। तो ये सारे के सारे रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया भर में अभी डेमोक्रेसी थोड़ा गड़बड़ में चल रहा है। फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चंस के बारे में बात करता है कि भैया क्वाड कोई अभी मीटिंग हुई थी, जिसमें रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है उसको सभी कंट्री ने क्रिटिसाइज़ किया है एक्सेप्ट इंडिया। एक्चुअली इंडिया ने रशिया को ना तो सपोर्ट किया ना ही क्रिटिसाइज़ किया। इसको लेके अमेरिका, जापान वगैरह इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन रशिया ने इंडिया ने ना तो कोई सैंक्शन लगाए, और ना ही यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोगों ने उनको अपोज किया। तो उसको लेके ही थोड़ा सा इस समय क्वाड के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं।
इंडिया को लेकर कंसर्न यही है कि भैया इंडिया ने उनको सीधा सीधा क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो इंडिया ने जो है तीनों मीटिंग से, चाहे वो यूएनएससी की मीटिंग हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाली मीटिंग हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला हो, सब जगह से इंडिया ने अब्सटेन किया है। तो लेकिन अभी इंडिया का भी क्या कंसर्न है? इंडिया का ये कंसर्न है कि देखिए इंडिया, हम लोग क्या खरीद रहे हैं? हम लोग S-400 है ना, ट्रायम्फ वो सिस्टम खरीद रहे हैं रशिया से। तो रशिया, यूएसए ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर हम या कोई भी कंट्री रशिया से S-400 सिस्टम खरीदती है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। काटसा काटसा कहा जाता है इसको, काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इंडिया को ये डर है कहीं इंडिया के ऊपर काटसा ना लगाया जाए। एक्चुअली ऐसा डर बिल्कुल सच्ची में है। तो बात यह है कि अगर देखिए इंडिया तो S-400 खरीदेगा ही रशिया से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब वो डाउट वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप ऊपर तौर पे देखो तो इस समय क्वाड कंट्री इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकती। इंडिया को आप एलिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडो पैसिफिक में आपको इंडिया की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय मार्केट में। लेकिन इंडिया का भी जेन्युइन कंसर्न है। देखिए अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अगर ये लड़ाई आगे एस्केलेट होती है और अगर वॉर क्राइम किए जाते हैं रशिया की आर्मी के द्वारा, वहाँ पे ह्यूमन राइट का बहुत बड़े लेवल पे अगर वायलेशंस होते हैं, जेनेवा कन्वेंशन को अगर वायलेट किया जाता है, तो उस समय इंडिया एक बड़ी ही अजीबोगरीब पोजीशन में होगा। क्योंकि रशिया को सपोर्ट करना हमारी मजबूरी भी बन जाएगी, और रशिया को अपोज करना भी जो है फिर वो ह्यूमन राइट वाला वो सब इशू आ जाएगा। तो इंडिया जो है उस समय एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसा माहौल बन जाएगा, तब देखेंगे। तो यही थोड़ा सा इस आर्टिकल के अंदर हल्का फुल्का बताया गया था, जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, तो कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं था, वही चीज़ें थी। इफेक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ऑन द मैरी टाइम ट्रेड। देखिए थोड़ा देख लेते हैं कि एक मैप आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका आ जाता है यहाँ पे ब्लैक सी आ जाता है, इधर आपका आ जाता है ये यूक्रेन। ठीक है, इधर आ जाता है रोमानिया जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट आए हुए हैं। ये ऊपर इधर आपका पूरा आ जाता है रशिया, यूक्रेन के बाद इधर रशिया। ये देखिए कीव हो गया, इधर बेलारूस, ऊपर आ गया रशिया। ये आ गया इधर से ब्लैक सी, और यहाँ पे आपका है टर्की, और ये जो आपका यहाँ पे नज़र आ रही है ये होती है आपकी बोस्फोरस स्ट्रेट। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर आपको ब्लैक सी के अंदर एंट्री करनी है या ब्लैक सी से एग्जिट करना है, तो ये बोस्फोरस स्टेट से आपको होके जाना पड़ता है। उस बोस्फोरस स्टेट को पूरी तरह से टर्की कंट्रोल करता है, तो टर्की का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लैक सी में देखिए आपके इधर आपका जाता है क्रीमिया। क्रीमिया के ऊपर 2014 में ऑलरेडी रशिया ने अटैक करके इसको अनेक्स कर लिया था। अभी ये जो यहाँ वाला एरिया है ये भी रशिया के कंट्रोल में आ गया है, और आने वाले कुछ दिनों में पूरा यूक्रेन ही आ जाएगा। तो बात यह है कि इस समय जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है लड़ाई आर्मी की और एयरफोर्स की, ये दोनों अटैक कर रहे हैं। अभी तक रशियन नेवी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है इस लड़ाई में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैं बहुत सारे पोर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक सी के अंदर छोटे छोटे जो है बहुत सारे पोर्ट्स हैं। अभी तक पोर्ट्स के ऊपर अटैक नहीं किया गया है। बेसिकली अभी तक सिर्फ दो चीज़ों को ही बख्शा गया है, एक तो है पोर्ट्स और दूसरी है न्यूक्लियर फैसिलिटी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो रशिया ने अभी तक इनको टच नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे शिप्स, मतलब 140 से भी ज़्यादा शिप्स ऐसे थे जो इन पोर्ट्स के ऊपर थे, लेकिन वो अभी मूव नहीं कर सकते हैं, वो अभी सिर्फ वहीं के वहीं खड़े हैं। और इन बहुत सारे शिप्स में इंडियन सी फेरर्स भी हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा जो सी फेरर्स होते हैं या तो इंडियन होंगे, चाइनीज़ होंगे, फिलीपींस होंगे, लेकिन 15% 10% के लगभग जो सी फेरर हैं वो यूक्रेनियन और रशियन भी हैं। तो एक तो बेचारे वो यहाँ पे खड़े रह गए हैं क्योंकि उनको वो जाने का कोई रास्ता है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए लड़ाई के समय में, ऐसा कहा जाता है अभी जो लड़ाई चल रही है इसमें जो शिप्स है ना वो सबसे सेफ ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वैसे भी शिप सेफ होते हैं क्योंकि आपके पोर्ट के ऊपर अटैक होगा नहीं। दूसरी बात, शिप के अंदर फूड होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, एनर्जी होती है, पानी होता है पीने के लिए, तो आप उसको जो है लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। अब मैरीटाइम ट्रेड का यहाँ पे क्या हाल है वो थोड़ा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अभी तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे मामले का? इम्पैक्ट ये पड़ा है कि 15 सी पोर्ट जो है वो यूक्रेन की पूरी तरह से शटडाउन हो गई हैं। 140 से ज़्यादा शिप जो है वहीं पे खड़े रह गए हैं। इंडियन क्रू जो वहाँ पे है वो शिप्स के ऊपर वो भी बेचारे कहीं से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जो शिप फ्यूल्स है, शिप फ्यूल भी महंगा हो गया है।
वैसे तो आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में पिछले 2 हफ्ते में जो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 15 से 20% इंक्रीज हो गया है। लेकिन शिप फ्यूल भी इंक्रीज हो गया है। अब जब शिप फ्यूल इंक्रीज हो गया है तो आप ये समझ लीजिए, मान लो किसी शिप को जो है लंदन से इंडिया आना है, तो वो क्या करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रैफिक कॉस्ट बढ़ेगा। वो कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर आपकी चीज़ें भी महंगी होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन फिर उसी से क्रिएट हो जाएगा। कास्केडिंग इफेक्ट होगा, है ना, इसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। सिर्फ यही नहीं, ग्रेन वीट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। दुनिया का 25 से 30% जो वीट है वो यूक्रेन और रशिया ही पैदा करता है। तो जो कंट्री उनके ऊपर डिपेंड करती हैं तो वो तो पूरी तरह से इम्पैक्ट होंगी ही होंगी। उसके अलावा मिनरल्स और ऑयल, ये तीन तो चीज़ें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती ही होती हैं। तो बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसके अलावा बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये आपका नॉर्थ सी आ जाता है, आपका बाल्टिक सी आ जाता है। यहाँ पे जो ट्रेड होती हैं डेफिनेटली वो भी काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाली हैं इसकी वजह से। तो देखिए इम्पैक्ट तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हाँ, टर्की का क्या है, क्या रोल है यहाँ पे, ऑलरेडी मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, स्लाइड मैंने अलग से दिया हुआ है। देखिए, जो अनक्लोज होता है, अनक्लोज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत कोई भी एक कंट्री, मान लो जो है आयरलैंड है यहाँ पे, अगर किसी कंट्री का शिप अगर वो आयरलैंड के वाटर से निकलता है, मान लो उसको लंदन में जाना है, तो ये जो ट्रीटी है ना, ये कहती है कि भैया आयरलैंड उसको नहीं रोक सकता अगर वो पीसफुल तरीके से आ रहा है। तो जो कमर्शियल जहाज अगर आते हैं, आयरलैंड उसको रोकेगा नहीं, है ना ही उससे टोल टैक्स लेगा। हाँ, अगर वो वोर अगर शिप है, वोर शिप है, उसको रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि टर्की इस ट्रीटी का पार्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि टर्की ब्लैक सी में होने वाले कमर्शियल जहाज़ों को भी रोक सकता है, क्योंकि वो ट्रीटी का पार्ट ही नहीं है ना, ये बड़ी बात है यहाँ पे। टर्की जो है एक दूसरी ट्रीटी का पार्ट है, कोई और ट्रीटी का पार्ट है, ठीक है। उस ट्रीटी के तहत, जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन, इस ट्रीटी के तहत इस स्ट्रेट के अंदर, बास्फोरस स्ट्रेट के अंदर टर्की जिसको मर्जी चाहे रोक दे। और इस समय टर्की ने रशिया के कुछ जहाज़ों को बेसिकली बैन कर दिया है, वो यहाँ से पास नहीं हो सकते। तो इस समय टर्की और रशिया के रिलेशन भी चल रहे हैं थोड़े से ख़राब। वैसे भी थोड़े ख़राब थे, पहले हो ही गए थे, क्योंकि जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में लड़ाई हुई थी कुछ महीने पहले, उस समय टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था और रशिया ने अर्मेनिया को सपोर्ट किया था। तब से जो है इनका माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हालांकि ओवरऑल रिलेशन इनके ठीक ठाक हैं, लेकिन भैया टर्की भी यहाँ पे थोड़ा गर्म हो गया इस मामले में अभी, क्योंकि यूक्रेन के साथ उसके रिलेशन थोड़े से ज़्यादा ठीक ठाक थे। तो ये जो पूरा माहौल यहाँ पे बन रहा है, और तो इस आर्टिकल में कुछ खास था नहीं। बाकी आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो है कन्फ्लिक्ट एंड द सेटिंग चेंज ऑफ द सोशल मीडिया। वैसे तो इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन डायरेक्ट आपको यहीं से करवा देता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। तो इनका ये कहना है कि देखो, ओवरऑल जो क्रक्स इसकी आर्टिकल की है, डिटेल में तो आप खुद ही पढ़ लेना। इनका कहना है कि जो सोशल मीडिया होता है या फिर जो साइबर स्पेस होता है, ये बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। कन्फ्यूजन में इन द सेंस कि वो किसकी साइड ले किसकी साइड ना ले, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, जब मिडल ईस्ट के अंदर जब कन्फ्लिक्ट हुए, लीबिया में कन्फ्लिक्ट हुआ, सीरिया में कन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया चाइना में कन्फ्लिक्ट हुआ, हर दुनिया भर के कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। जब ये कन्फ्लिक्ट होते हैं तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया हम तो न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। लेकिन अभी जब बात यूक्रेन की आई तो ये कह रहे हैं कि हम तो यूक्रेन का साथ देंगे। तो मतलब जब अपने सर के ऊपर चीज़ लगती है ना, तभी दर्द होता है। जब हमारे यहाँ पे हो रही थी तब चुपचाप हो रहे थे, तब तो कह रहे थे भैया फ्री स्पीच है, हम किसी के अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे। अरे उन्होंने तो आईसिस के अकाउंट तक को ब्लॉक नहीं किया फ्री स्पीच के नाम पे। अभी जब यूक्रेन में अटैक किया तो सारे सोशल मीडिया कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो इनको बंद करेंगे, रशिया में बैन करेंगे। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डबल फेस यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आता है ना। वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम और भी बहुत सारी यहाँ कंटेंट को लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें या इंडिया की ही बात कर सकते हैं, कि जैसे जब सरकार इनको बोलती है रेगुलेट करने के लिए, तो ये कहती हैं कि भैया आप हमें रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो कंटेंट प्रोवाइडर थोड़ी ना है, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो फेसबुक ट्विटर ये हमेशा यही बात बोलते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो, हाँ चल ठीक है सर, आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हो, हम थोड़ा बहुत स्टेप अपने आप से ले लेंगे। लेकिन अभी तक ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स को, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं इंटरेस्टिंगली, कि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए
जितना खर्चा फेसबुक करती है ना, उसका 50 से 70% खर्चा वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के अंदर करती है। बाकी बचा हुआ 30-40% खर्चा पूरी दुनिया में करती है। इसका मतलब ये कंट्री जो है, इंडिया और बाकी कंट्री में तो फोकस ही नहीं करते हैं भैया फेक न्यूज़ वगैरह को लेके, है ना। ये यहाँ पे है बहुत बड़ी समस्या। तो ये कहते हैं कि भैया हम तो एल्गोरिदम के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इतने मतलब लाखों की संख्या में मैं लोगों को हायर तो नहीं कर सकता। लेकिन एल्गोरिदम भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रही है, क्योंकि एल्गोरिदम ये पहचान ही नहीं पा रही है कि कहाँ से कंटेंट ओरिजिनेट हुआ, उस कंटेंट का इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन ठीक भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा गया है कि ये जो बेसिकली जो एल्गोरिदम है वो कई चीज़ों को बैन कर देती है। अभी आपका एग्जांपल देता हूँ पिछले हफ्ते का। तो शिवरात्रि के दौरान क्या हुआ, आशुतोष राणा एक बहुत मतलब फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने अपने एक अकाउंट पे फेसबुक पे शायद महाशिवरात्रि वाले दिन जो शिवजी का तांडव होता है उसकी एक छोटी सी वीडियो उन्होंने अपलोड किया था। लेकिन फेसबुक ने उसको डाउन कर दिया, ये कह के कि ये काफ़ी अग्रेसिव है और हम लोग इसको, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट में है। तो अगर वहाँ पे कोई इंसान होता बैठा हुआ तो उसको तो पता है कि ये तो कल्चर का पार्ट है ना, ये तांडव है, वो शिवजी तो तांडव करेंगे ही ना भैया, वो तो उनका डांस फॉर्म है। तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। कई बार ऐसा कंटेंट भी डिलीट कर दिया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसे कंटेंट को भी रखा जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि डिलीट एक्चुअली होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं। इंडिया का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आने वाले समय में और अभी भी पूरी दुनिया भर में, इवन इंडिया में जो लोगों का बिहेवियर है वो सोशल मीडिया के द्वारा इम्पैक्ट किया जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए, लेकिन रेगुलेट इतना भी नहीं किया जाना चाहिए कि भैया पूरी तरह से ऑटोक्रेट हो जाओ। तो कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि हर स्टेज में सोशल मीडिया को आप जब रेगुलेट करते हो तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो कुछ खास ऐसा मुझे इसमें लगा नहीं, घुमा फिरा के एक ही तरह की बातें बोली जा रही थी। लेकिन इसका हेडिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया। बाकी तो इसमें कुछ खास और है नहीं। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही है। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। रशिया सैंक्शंस मे नॉट डिनाई आर्मी प्रिपेयर्डनेस, वाटर अवार्ड जो कि मेका डेटू जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था 2-3 दिन पहले, उस डैम के बारे में है। लोकली मेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट फिनिशेज द सी ट्रायल्स, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा इज अ प्रूफ ऑफ इंडियाज ग्रोइंग क्लाउड, है ना, ये थोड़ा पढ़ लेना। वैसे तो कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन ऑपरेशन गंगा के बारे में थोड़ा बहुत यू शुड नो। तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। तो जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म में नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि दोस्तों हमारा प्रेप आईएएस ने फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। 30 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आगे आप इसको भी कर सकते हो 2023 के बैच के लिए। तब तक क्लासेस अवेलेबल रहेंगी 2023 मेंस तक, ये वैलिड पूरी तरह से रहेंगी। इसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे की टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, और एक बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है। 1000+ से आवर की क्लासेस यहाँ पे रखी गई हैं। टेस्ट होंगे आपके, टाइम टू टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको किसी भी तरह की कमी यहाँ पे महसूस नहीं होगी, चाहे वो हमारी तरफ से हेल्प हो, एक्सटर्नल हेल्प, या फिर वो एक एकेडमी के लिए हो, चाहे वो टेस्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके हो। यही है दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दिया करो, और बढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।